टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 7 के वीडियोस को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। डे 7 से पहले के जो भी वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए लिखने को दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर्स के पीडीएफ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का टॉपिक समझते हैं। टॉपिक जो है आज का जो टॉपिक है, इट इज अराउंड नेशनल इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड फॉरेन पॉलिसी। सीधे शब्दों में भारत के अंदर नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है उसके ऊपर आज टॉपिक है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का जो थ्योरी आता है भारत के अंदर वो कैसे स्टार्ट हुआ उसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज के क्वेश्चन समझते हैं और जिस तरीके से हमारा अप्रोच रहता है कि पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे स्मॉलर पार्ट्स में, उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। Question says that the roots of India's nationhood lies deep in its history and also in its experience of the struggle for independence. Comment. तो देखो, अगर आप क्वेश्चन को सीधे शब्दों में समझो तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अंदर जो नेशनहुड का कंसेप्ट है, मतलब जो राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है, वो दो मेन फैक्टर्स से आया है। पहला हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स के कारण और दूसरा हमारे स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में जो भी डिफरेंट इवेंट्स हुए उसके कारण। इसी चीज को हमें कमेंट करना है, इसी चीज को हमें प्रॉपर्ली प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो आया कैसे। तो देखो, उससे पहले आप समझो कि नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो नेशनलिज्म का हिंदी जो वर्ड होता है उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। मतलब किसी पर्सन के लिए अपने नेशन को लेकर जो फीलिंग्स होती हैं, मतलब अपने देश को लेकर जो भी फीलिंग्स होती है उसे हम नेशनलिज्म की फीलिंग्स कहते हैं। तो नेशनलिज्म को अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म का सीधा सीधा सा मीनिंग क्या है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जहां पर कुछ लोग साथ में मिलकर उनके माइंड में, उनके फीलिंग्स में और उनके सेंटिमेंट्स में अपने नेशन को लेकर एक पर्टिकुलर फीलिंग हो, उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। नाउ नेशनलिज्म को समझने से पहले ये समझिए कि एक नेशन क्या होता है। नेशन का मतलब है एक राष्ट्र। एक राष्ट्र वो होता है जिसके पास अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया हो, एक अपना कॉमन लैंग्वेज हो, थर्ड एक कॉमन लिटरेचर हो जिस लिटरेचर के अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम्स वगैरह मेंशन की गई हैं, फोर्थ एक उनके पास अपना कॉमन कस्टम हो, और फिफ्थ अपना एक कॉमन रिलीजन हो या फिर मल्टीपल रिलीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इन सबको कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि ये सब चीजें अगर एक जगह पर है तो वो जगह एक राष्ट्र कही जा सकती है, उसे एक नेशन कह सकते हैं। और इन सब चीजों की फीलिंग जो है वो कंबाइन करके किसी पर्सन के माइंड में जो फीलिंग क्रिएट करती है उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग या फिर राष्ट्रवाद की फीलिंग। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर हमें अलग अलग फैक्टर्स लेने हों तो जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके हमारे नेशन के प्रति जो भी फीलिंग्स आती है उस पर्टिकुलर फीलिंग को हम नेशनलिज्म कहते हैं या फिर नेशनहुड कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आप मेन चीज समझ गए कि एग्जैक्टली नेशनहुड का कंसेप्ट क्या है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं कि भारत के अंदर जो नेशनलिज्म है वो किस तरीके से आता है। सबसे पहले देखिए, प्री इंडिपेंडेंस एरा में भारत में जो आजादी आई उससे पहले भारत जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे प्रेसिडेंसीज में, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। मतलब कि हर एक प्रिंसली स्टेट का, हर एक प्रेसिडेंसी का अपना कोई राजा या महाराजा या फिर जो भी ब्रिटिश द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं, ये सब हुआ करते थे। मतलब भारत ऑल्दो एक सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया तो था, लेकिन भारत के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। मतलब कि अगर मैं यहाँ के लोगों से पूछूं तो उनके लिए मराठा जो था, मराठा कंसेप्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर मैं नीचे के वालों के लोगों से पूछूं तो उनके लिए जो द्रविड़ का कंसेप्ट था, यानी कि जो केरला के लोग थे उनके लिए केरला सबसे इंपॉर्टेंट था। जो तमिलनाडु के जो लोग थे उनके लिए मद्रास सबसे इंपॉर्टेंट था, राइट। जो पंजाब के लोग थे उनके लिए पंजाब सबसे इंपॉर्टेंट था। जो हिमाचल के लोग थे उनके लिए हिमाचल सबसे इंपॉर्टेंट था। पॉइंट बीइंग, सबके लिए अपने अपने जो स्टेट्स थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। सीधे शब्दों में जहां पर भी वो रहते थे, जो भी उनका कॉमन एरिया था वो सबसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट था। एक जो महाराष्ट्र का पर्सन है वो अपने मराठा कल्चर को बचाने के लिए फाइट कर रहा था। एक उड़ीसा का पर्सन जो है अपने उड़िया कल्चर को बचाने के लिए फाइट कर रहा था। सिमिलरली एक जेएंडके का पर्सन अपने खुद के कल्चर को बचाने के लिए फाइट कर रहा था। पंजाब के पर्सन अपने सिख एम्पायर को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे। पॉइंट वॉज, ये सब मिलकर के एक इंडिया को बचाने के लिए फाइट नहीं कर रहे थे। दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉमन सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब उनकी जो कॉमन आइडेंटिटी थी, दैट इज स्टेट की आइडेंटिटी थी, उन चीजों को बचाने के लिए वो फाइट कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि भारत के अंदर नेशनलिज्म कोई नेचुरल कंसेप्ट नहीं है।
ठीक है, नेचुरल कंसेप्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था कि भारत में सब स्टार्टिंग से ही सब लोग इंडियंस थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत के अंदर जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो काइंड ऑफ एक इम्पोज्ड कंसेप्ट है, या आप कह सकते हैं इवॉल्व, एक टाइप का इवॉल्व कंसेप्ट है। मतलब कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे आता है, वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले वहां प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज समझ गए कि एग्जैक्टली नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म इंडिया के अंदर था नहीं, नेशनलिज्म इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है, आया है। तो देखिए, ये तो आई होप आप मेन चीज समझ गए। अब हम इस आंसर का अप्रोच स्टार्ट करते हैं, इस आंसर के अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इस आंसर को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको नेशनलिज्म के बारे में बताना है, आपको बताना है कि नेशनहुड क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को लिखने के लिए या तो आप अपना खुद का सेल्फ मेड डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे जो हमने चीजें डिस्कस की कि एक नेशन क्या होता है, नेशन के ऊपर एक टेरिटोरियल एंटिटी होनी चाहिए, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी, उसके पास कॉमन लैंग्वेज, कॉमन एंटिटी, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। या फिर आप कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है नेशनहुड की, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं सम एग्जांपल्स लाइक नेशनलिज्म को प्रोफेसर सेंडर उन्होंने किस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। उनका स्टेटमेंट ये था कि नेशनलिज्म जो है वो माइंड, फीलिंग और सेंटिमेंट का एक कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक कॉमन लैंग्वेज होती है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप अपने खुद के सेल्फ मेड डेफिनेशन के थ्रू, या फिर किसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के थ्रू भी आप नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब देखो, जब आप अपने बॉडी पार्ट में आओगे तो सबसे पहले आपको यह प्रूव करना है कि नेशनलिज्म है क्या, नेशनहुड है क्या। तो जो आप नेशनहुड के बारे में बताओगे तो आप यहां पर बता सकते हो कि नेशनहुड का मीनिंग क्या है। सबसे पहली बात तो आपके पास एक ज्योग्राफिकल एंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफिकल एंटिटी मतलब जैसे भारत, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास ये पूरा का पूरा रीजन है, तो ये एरिया जो है, इस एरिया को हम एक कॉमन नेशन कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक ज्योग्राफिकल एंटिटी होनी चाहिए। सेकंड चीज, उस नेशन के पास एक कॉमन गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को एक टाइप से रूल ओवर कर सके, मतलब इस पूरे एरिया का एक साथ ध्यान रख सके। ठीक है, तो कॉमन गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज, जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं, पीपल जो है, पीपल होने चाहिए, यानी कि एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी पीपल वहां पर रह रहे हैं उन पीपल के अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए, एक वननेस की फीलिंग, वननेस कि हम सब एक है, मतलब कि एक बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग होती है वो फीलिंग होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, फिफ्थ चीज जो होनी चाहिए कि आप वहां पर एक कॉमन लैंग्वेज हो सकता है, कॉमन रिलीजन, कॉमन एक टाइप का रेस, कॉमन कैरेक्टर, ये सब चीजें हो सकती हैं, राइट। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि सबके अपने कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, एक ऐसा कॉमन इंटरेस्ट जिसके लिए सबके सब फाइट करते हैं। जैसे इंडिया के लिए वो कॉमन कंसेप्ट क्या है, इंडिया के लिए इंडिया एज अ नेशन को डेवलप करना, वो हमारे कॉमन फीलिंग है। हम चाहते हैं कि इंडिया, भारत एज एक देश की तरह आगे डेवलप करे, राइट। और साथ ही साथ हम सबके माइंड में अपने नेशन की एक प्रॉपर पिक्चर होनी चाहिए, मतलब हम क्या चाहते हैं, एक जनरल पिक्चर हमारे मन में क्या होती है कि एक पर्टिकुलर नेशन कैसा होना चाहिए, उस तरीके की एक पिक्चर होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, एक सोसाइटी के पास उसके नेशनलिज्म या फिर नेशनहुड का जो कंसेप्ट है वो काफी स्ट्रांग है। आई होप आप समझ गए कि नेशनहुड क्या है, नेशनलिज्म का कंसेप्ट क्या है, ये सब चीजें आप समझ गए। अब देखिए, ओके, सबसे पहले तो जब भी आप नेशनलिज्म के ऊपर कोई भी चीज रेडी करते हैं, ठीक है, सो आप कोशिश कीजिएगा कि, बिकॉज देखो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि जो नेशनलिज्म कंसेप्ट है उसके ऊपर एक वेल मेड डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, ये सब चीजें आप हमेशा अपने पास रेडी रखो, ताकि यूपीएससी के अंदर जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप उसको डायरेक्टली कोट कर सको। ठीक है, अब देखो, जो हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली, अब हमें डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। तो आई होप आपको याद होगा, क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि भारत के अंदर नेशनलिज्म जो है वो दो मेन फैक्टर से आता है, पहली भारत के हिस्टोरिकल फैक्टर से और दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहला फैक्टर था, दैट इज हिस्टोरिकल फैक्टर, इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आखिर हिस्टोरिकल फैक्टर से भारत के अंदर नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो देखो, स्टार्ट करें हम। सबसे पहला पॉइंट, हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हम क्या कह सकते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर आने के बाद आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स के बहुत सारे स्कॉलर्स भी इंडिया के अंदर आए। जब वो इंडिया के अंदर आए तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इंडिया के पास्ट को समझने की कोशिश की, और जब इंडिया के पास्ट को समझा तो उन्होंने ये देखा कि भारत जो है एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट के साथ यहाँ पर पहले रहता था। ठीक है, ग्लोरियस पास्ट। तो इसके थ्रू सबसे पहली बात तो जब लोगों को, जो पीपल, जो सिटीजन्स इंडिया के थे, जब उनको पता चला कि हमारे भारत का जो पास्ट है वो बहुत ही ग्लोरियस हुआ करता था, तो उनके अंदर एक टाइप का कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आने के कारण उन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जो भी हम ज्योग्राफिकल एंटिटी है, ये सब एक कॉमन एंटिटी के अंदर आता है, राइट। तो पहली चीज हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को समझने की कोशिश की, उसके थ्रू जो ग्लोरियस पास्ट उन्हें समझ आया, वो ग्लोरियस पास्ट जब लोगों को पता चला तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, लोगों के अंदर एक फीलिंग आई कि हाँ ठीक है, हम सब एक ही हैं। पहली चीज।
सेकेंड चीज, साथ ही साथ जब ब्रिटिशर्स ने और भी बहुत सारी चीजों को निकालना स्टार्ट किया, इंडिया के पास्ट को निकालना स्टार्ट किया, तो इंडिया का जो स्पिरिचुअल सिस्टम था जो कि वेदास के ऊपर बेस्ड था, वो वेद बाहर निकल कर आया। जब वेद बाहर निकल कर आया तो लोगों को यह पता चला कि जो भारत का जो हेरिटेज है वो कितना ज्यादा रिच है, मतलब कि भारत का जो कल्चर है वो कितना ज्यादा रिच है। और भारत के कल्चर को आगे और बढ़ाने में काम किया जो हमारे मॉडर्न स्कॉलर्स थे, मॉडर्न जो थिंकर्स थे, जैसे कि आप जानते हैं दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन रॉय थे, राइट, फिर आर्य समाज हो गया, फिर ब्रह्म समाज हो गया, ये बहुत सारे ग्रुप्स भी थे। इन सब ग्रुप्स ने, इन सब इंडिविजुअल्स ने काफी सारे काम, ऐसे काम किए जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि जो भारत का हिस्ट्री था वो बहुत ही ग्लोरियस था। हमारा जो हिस्ट्री था वो काफी ज्यादा हेरिटेज से फुल था, मतलब कि हम एज अ नेशन ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे एक्चुअली। मतलब हमारे अंदर एक वननेस की फीलिंग थी, हमने अपना कॉमन रिलीजन, कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन, हर चीज ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था। वो अलग बात है कि हम ब्रिटिशर्स के चंगुल में फंस गए और ये सब चीजें कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई, बट एक्चुअली हम एज अ नेशन ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे। ये सब कहां से पता चल रही है हमें? हमारे हिस्ट्री से, दैट इज हमारे वेदों से। थर्ड चीज, जब वेदों को और डीप में पढ़ा गया और डीप में समझा गया तो हमने देखा कि हमारी सोसाइटी के पास एक बहुत ही इलेबोरेट मैरिज सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स प्रेजेंट है, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फेयर्स प्रेजेंट है। और ये ऐसे फेस्टिवल्स एंड फेयर्स हैं जो आज या कल में नहीं बट हजारों सालों से मनाए जा रहे हैं। दीपावली, होली, ईद, ये ऐसे हैं, गुरुपुरब की बात करो आप, ये सब ऐसे कंसेप्ट्स हैं, ऐसे फेस्टिवल्स एंड फेयर्स हैं जो कि हजारों सालों से मनाए जा रहे हैं। ये शो करता है कि भारत के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट था, सोशल जो लाइफ थी, वो सब काफी ज्यादा ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। नाउ ये शो करता है कि भारत के अंदर जो वननेस की फीलिंग थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, मतलब पहले से ही काफी ज्यादा डेवलप थी। देखिए, दिवाली को मनाते हैं सिर्फ हिंदूज नहीं मनाते हैं, आप देखोगे मुस्लिम्स भी मनाते हैं, क्रिश्चियंस भी मनाते हैं, सिख्स भी मनाते हैं। सिमिलरली अगर आप गुरुपुरब की बात करोगे, गुरुपुरब को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब इसको मनाते हैं। पॉइंट बीइंग, भारत के अंदर जो वननेस की फीलिंग, जो कॉमन कल्चर की फीलिंग थी, वो काफी दिनों से ऑलरेडी थी। वो अलग बात है कि ब्रिटिशर्स के आने के कारण बहुत सारे डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यहां पर खेला गया, उसके कारण हमारी वननेस की फीलिंग कहीं ना कहीं डिक्लाइन जरूर हो गई, बट ये वननेस की फीलिंग कभी भी खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। सिमिलरली अब क्या होता है, बहुत सारे और भी ब्रिटिश के स्कॉलर्स आते हैं, स्कॉलर्स लाइक मैक्स म्यूलर आते हैं, विलियम जोन्स आते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। जब ये सब आते हैं तो वो इंडिया के कल्चर को स्टडी करते हैं, इंडिया के कल्चर को पढ़ते हैं। और जब इंडिया के कल्चर को पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे संस्कृत के टेक्स्ट वगैरह थे जिसको उन्होंने ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और इंग्लिश के बाद में वो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर वो ट्रांसलेट होने स्टार्ट हुए। तो जब वो लोकल लैंग्वेजेस के या फिर इंग्लिश के अंदर आए तो जो इंडियन लोग थे, इंडियन पीपल थे, उन्होंने भी इस चीज को पढ़ना स्टार्ट किया। उन्होंने एक्चुअली ये समझना स्टार्ट किया कि जो हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, वो कितना ज्यादा ग्लोरियस है, कितनी स्ट्रांग हमारा पास्ट हुआ करता था। हमारी अगर आप संस्कृत टेक्स्ट को बात करोगे, हमारे वेद, उपनिषद, अरंक्यास, राइट, जितने भी पुराण्स हैं, महापुराण्स हैं, एपिक्स हैं, अगर आप इन सब की बात करोगे तो ये शो करता है कि इंडियन सोसाइटी एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड सोसाइटी थी। मतलब इसका डेवलपमेंट जो था वो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो चुका था। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं। तो ये सब एक्चुअली प्रूव करना स्टार्ट करती है कि भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है वो काफी स्ट्रांग था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वननेस की फीलिंग देती है कि हम सब पास्ट से एक साथ रहे हैं, सो क्यों ना हम अभी भी एक साथ रहें, राइट। अब देखो, ये सब तो हमने बात की यहाँ पर वेस्टर्न स्कॉलर्स की, बट वेस्टर्न के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे इंडियन स्कॉलर्स भी थे जो भी यहाँ पर साथ में आने स्टार्ट होते हैं। उन्होंने इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री को फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, रीडिस्कवर करना स्टार्ट किया, उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट किया। जैसे कि आप जानते हो आर डी बनर्जी थे, आर डी बनर्जी, ठीक है। फिर आप जानते हो आर जी भंडारकर नाम के एक पर्सन थे, हिस्टोरियन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आप जानते हो एम मुखोपाध्याय नाम के एक पर्सन है, एम मुखोपाध्याय। देन वी हैव एच पी अस्तीर, ठीक, एच पी अस्तीर नाम के एक पर्सन है। देन वी हैव बाल गंगाधर तिलक नाम के पर्सन है, राइट, इनको आप जानते ही होंगे। ये सब ऐसे इंडियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने भारत की हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया। इन्होंने बताया कि वेदास की इंपॉर्टेंस क्या है, पुराणास की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से भारतीय सोसाइटी एक सिंगल सोसाइटी हुआ करती थी। मतलब पूरे कंट्री के अंदर एक सिंगल लॉ फॉलो किया जाता था, एक सिंगल कॉमन आइडेंटिटी फॉलो की जाती थी। जैसे अगर आप वैदिक सिस्टम की बात करोगे तो वैदिक सिस्टम का जो वो था, मतलब जो स्प्रेड था वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर था। फिर जब बुद्धिज्म आता है, बुद्धिज्म का स्प्रेड पूरे इंडिया के अंदर हो जाता है, राइट। पॉइंट बीइंग, भारत एक ज्योग्राफिकल एंटिटी से ज्यादा एक कल्चरल आइडेंटिटी था, एक सोशल आइडेंटिटी था। और जैसे जैसे महाजनपद फॉर्म हुए बाद में, बहुत सारे ऐसे किंग्स आते हैं मेडिवल टाइप में, उन सब के कारण एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बनता चला गया था। सो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। और इसी चीज को लोगों ने समझना स्टार्ट किया, उनको ये चीज पता चला कि हमारा हिस्ट्री कितना स्ट्रांग है, हमारी पास्ट कितनी ग्लोरियस है, और हमारे पास्ट में हम सब एक्चुअली एक साथ ही रहा करते थे। ठीक है, अब देखो,
एक चीज चेंज क्या हुआ था, चेंज ये हुआ था कि देखो स्टार्टिंग में जो बहुत सारे मोनार्क थे, जैसे अगर आप अशोक की बात करोगे, अशोका द ग्रेट की बात करोगे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करोगे, ये सब जो इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे, उन्होंने एक्चुअली पूरे के पूरे इंडिया को एक सिंगल यूनिफाइड फैक्टर के अंदर बांध के रखा हुआ था। उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे इस्लामिक रूलर्स आते हैं, मुस्लिम रूलर्स आते हैं, ब्रिटिश रूलर्स आते हैं, यूरोपियन रूलर्स आते हैं, और उनके कारण क्या हुआ, कहीं ना कहीं इंडिया डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। बट अगर आप इससे पहले की बात करो तो इंडिया एक्चुअली एक कॉमन ज्योग्राफिकल एंटिटी थी, एक कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी थी, और एक कॉमन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी थी। ये सब चीजें जब लोगों को पता चलनी स्टार्ट हुई तो लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो फिर से एक बार डेवलप होना स्टार्ट हुआ। नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ पर सिर्फ डेवलप नहीं हुई बट स्ट्रेंथन होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए कि हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से भारत के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो उसकी हिस्ट्री से डेवलप होनी स्टार्ट हुई। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेकंड फीलिंग, जो सेकंड फैक्टर था, बोलता है कि जो नेशनलिज्म है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कारण भी काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। तो किस तरीके से डेवलप हुआ है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था दैट वाज वेस्टर्न एजुकेशन। तो आप जानते हो लॉर्ड मैकॉले नाम के एक पर्सन जो होते हैं, जो कि वायसराय थे भारत के, इंडिया के, वो आते हैं और उन्होंने बोला कि एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को मुझे इंडिया के अंदर स्टार्ट करना है। तो उसका मेन एम क्या था, उन्होंने बोला कि मैं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूं ताकि मैं लोगों को इंग्लिश सिखाऊं, और जब वो इंग्लिश सीख जाए तो वो ब्रिटिशर्स की गुलामी करे, वो ब्रिटिशर्स का काम करे, राइट, ताकि वो अपने कॉलोनियल मास्टर्स को प्रॉपर्ली सर्व कर सके। बिकॉज देखो एक लैंग्वेज बैरियर तो था ना, ब्रिटिशर्स जो थे वो हिंदी नहीं बोलते थे और इंडियंस जो थे उनमें काफी लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, तो एक लैंग्वेज बैरियर आ रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम हिंदी सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनके कल्चर को प्रमोट करेंगे, बट उससे अच्छा क्या है, अगर हम उनको इंग्लिश सिखा देंगे तो हमारा कल्चर प्रमोट हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डिसाइड किया कि इंडियंस को इंग्लिश सिखाते हैं। तो इंडियंस को तो क्या किया गया, इंडियंस को यहाँ पे इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया। बट अगर एक चीज समझिए, इंडिया में केरला जो था वहां पर लैंग्वेज मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है, राइट, महाराष्ट्र में मराठी है, और उड़ीसा में उड़िया है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी है। पॉइंट इज, इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले एक जो सबसे बड़ा बैरियर था वो लैंग्वेज बैरियर ही तो था। मतलब एक नॉर्थ इंडिया का पर्सन अगर जाके साउथ इंडिया में कुछ करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती थी वो लैंग्वेज की होती थी। उसको साथ में एक इंटरप्रेटर को लेकर घूमना पड़ता था, जो कि मेरी लैंग्वेज को सामने वाले की लैंग्वेज में और सामने वाले की लैंग्वेज को मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताएगा। बट द पॉइंट वॉज, ये बहुत ही ईजी काम नहीं था, बहुत ही ईजी टास्क नहीं था, राइट। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो इंडियन लोग खुद सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करते थे मतलब भारत के अंदर, वो ये था कि एक रीजन से सेकंड रीजन जाने में उनको लैंग्वेज का बैरियर आता था। वहां पे लोगों से वो प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाते थे, कन्वे नहीं कर पाते थे अपनी मीनिंग्स को, राइट। अब देखो, जब मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन की बात की तो इंडिया में नॉर्थ इंडिया को भी, साउथ इंडिया को भी, वेस्ट इंडिया को भी, ईस्ट इंडिया को भी, सबको उन्होंने इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया। अब पूरे के पूरे भारत को एटलीस्ट एक लैंग्वेज जो आती थी वो थी इंग्लिश लैंग्वेज। अब बहुत ही आसानी से इंडिया के डिफरेंट लोग एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं, कन्वे करना स्टार्ट करते हैं, और इससे क्या हुआ देखो, एक चीज तो जो वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट किया गया था मैकॉले के द्वारा, वो उन्होंने किया तो था अपने खुद के फायदे के लिए, बट इसने इनडायरेक्टली इंडियंस को ही यूनाइट कर दिया। अलग अलग रीजन के इंडियंस, अलग अलग रिलीजन के इंडियंस, इन सबको यूनाइट कर दिया, और एक वननेस की जो फीलिंग थी वो यार फिर से डेवलप करनी स्टार्ट कर दी। सेकेंड चीज, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। अब देखिए, इससे पहले क्या होता था कि जैसे कोई न्यूज़पेपर्स है, कोई भी बुक्स है, मैगजीन्स है, जैसे किसी अच्छे ऑथर ने अगर कोई बुक्स वगैरह लिखी है तो या तो इंग्लिश के अंदर लिखी रहती थी या फिर संस्कृत के अंदर लिखी जाती थी, ठीक है। अब बट ये दोनों ही लैंग्वेज जो है वो मासेस की लैंग्वेज नहीं थी, मतलब जो कॉमन लोग थे वो लोग इस लैंग्वेज को जानते नहीं थे, तो वो इस चीजों को पढ़ नहीं पाते थे, वो इनको समझ नहीं पाते थे। अब क्या हुआ, अराउंड 18th और 19th सेंचुरी के आसपास में वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, जिसका सीधा सा मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो जितने भी इंग्लिश टेक्स्ट थे, संस्कृत के टेक्स्ट थे, इनको लोकल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया जाना स्टार्ट करने लगा, ठीक है। जैसे मराठी के अंदर, बंगाली के अंदर, पश्तून के अंदर, पंजाबी के अंदर, इन सब चीजों के अंदर हमने इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। अब देखो, एक महाराष्ट्र का पर्सन जिसको हो सकता है इंग्लिश नहीं आती हो, उसको हो सकता है हिंदी नहीं आती हो, बट उसको मराठी तो डेफिनेटली आती है। अब जब एक पर्टिकुलर बुक जो पहले इंग्लिश या संस्कृत या हिंदी में हुआ करती थी, अब जब वो मराठी में आ गई तो वो इजीली उस पर्टिकुलर मराठी बुक को पढ़ने लगा। अब जब उसने बुक पढ़ने स्टार्ट की तो उसको एग्जैक्टली समझ आना स्टार्ट हुआ कि किस तरीके से भारत का पास्ट बहुत ही ग्लोरियस रहा है, किस तरीके से पहले हम सब साथ में मिलकर रहा करते थे। ये सब चीजें जब उसे समझ आनी स्टार्ट हुई तो वंस अगेन एक वननेस की फीलिंग आनी स्टार्ट हुई, और ये भी इसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत के अंदर जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के अंदर, ठीक है। और देखिए और क्या क्या फैक्टर्स थे। एक फैक्टर था हमारे सोशल ऑर्डर का। सोशल ऑर्डर समझो, भारत के अंदर कुछ ट्रेडिशंस थे, कुछ ऐसे परंपराएं थी जो कि ऑलरेडी चलती जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो तो विडो का रीमैरिज ना होने देना, ये सब कुछ फैक्टर्स थे जो कि चलते आ रहे थे। ऑल्दो ये सब गलत थे, बट ये सब भारतीय ट्रेडिशन का पार्ट थे।
अब देखो, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये सारी की सारी चीजें गलत हैं, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ऐसा करो, सती प्रथा को बंद करो, चाइल्ड मैरिज को बंद करो, विडो का रीमैरिज करवाओ। जब ये सिस्टम्स आए, मतलब जब सोसाइटी के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, तो पूरी की पूरी सोसाइटी ने एक होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो वंस अगेन, ऑल्दो ये रीजन गलत था, बट ये चीज हमारे नेशनलिज्म को प्रमोट करने में काम कर गया। जहां पर जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ओल्ड सोशल ऑर्डर को बंद करने का स्टार्ट की कोशिश की, तो इंडियंस ने उसके अगेंस्ट में रिसेंट करना स्टार्ट कर दिया, और उसके कारण भी बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो कि एक्चुअली साथ आना स्टार्ट हो गए, जिन्होंने आकर साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। राइट, नेक्स्ट इज फोर्थ फैक्टर देखो, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। अब देखिए, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, बिकॉज ये सोसाइटी को डेवलप करने की बात करता है, सोसाइटी को एक साथ लाने की बात करता है, लोगों को एक ट्रू नेचर बताया गया कि किस तरीके से आपको जिंदगी जीनी चाहिए। तो बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, राइट, ये सब इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो थे वो सब साथ आते हैं और वो सब इस चीज को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। वो सब बताते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कल्चर है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, हम सोशल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में किस तरीके से अपने आप को और अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। जब ये सब चीजें बतानी स्टार्ट हुई तो एक यूनिफॉर्मिटी आनी स्टार्ट हुई हमारी कंट्री के अंदर। यूनिफॉर्मिटी मतलब अब सबको पता था कि जैसे कि एक लाइफ जीना कैसे है, तो सबके पास एक यूनिफॉर्म तरीका था। जब यूनिफॉर्म तरीका आया तो ऑब्वियसली फिर से एक बार वननेस का कंसेप्ट आना स्टार्ट हो गया। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम में जो अलग अलग इवेंट्स हुई, उसने किस तरीके से भारतीय सोसाइटी को एक सिंगल थ्रेड के अंदर बांधना स्टार्ट किया। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्टार्ट किया। कुछ ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसके थ्रू भारत को बहुत ज्यादा ड्रेन किया जा रहा था ऑफ इट्स वेल्थ। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आप जानते हैं आती है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जब आती है तो लोगों को यह पता चलना स्टार्ट होता है कि जो हमारी गरीबी है, हमारी जो पॉवर्टी है, हमारी जो इंडेटनेस है, मतलब जो हमारा इतना सारा कर्जा उधार सब हो रखा है, इसके एक्चुअल रीजन हम नहीं है, इसके एक्चुअल रीजन ब्रिटिशर्स हैं, जिन्होंने हमारा सारा का सारा पैसा अपने पास रख लिया है। स्पेशली अगर आप फार्मर की कम्युनिटी, पीजेंट्स की कम्युनिटी को देखोगे तो पीजेंट्स की कम्युनिटी में बहुत ज्यादा डेथ होते थे बिकॉज ऑफ इंडेटनेस, गरीबी के कारण। वो लोग अपना लोन टाइम से वापस नहीं कर पाते थे, उसके कारण लोग सुसाइड कर लेते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हो जाती थी बिकॉज ऑफ फमाइंस वगैरह। फमाइंस क्या होता है? फमाइन का मतलब होता है आर्टिफिशियल ड्रॉट, मतलब कि अगर किसी एक जगह पर खाना ना पहुंचाया जाए तो वहां पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसे कहते हैं फमाइंस। मतलब लोग भूख से मर जाते हैं, लोगों के पास पीने को पानी नहीं होता, खाने को खाना नहीं होता। राइट, जब इतनी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो फार्मर्स को एक चीज जो समझ आई ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के थ्रू कि इन सब का जो मेन रीजन है वो ब्रिटिशर्स है। तो उन लोगों ने क्या किया, सप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया कहीं ना कहीं। सो जब फार्मर्स ने ये समझा कि ब्रिटिशर्स ही इस सब चीजों का मेन रीजन है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दी। उन्होंने काफी सारे मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक वननेस की फीलिंग लेकर आया। जब सोसाइटी में लोगों को पता चला कि हमारी गरीबी का रीजन, हमारी एम्पावरमेंट का रीजन, कि हमारे मेन रीजंस ब्रिटिशर्स हैं, तो उन लोगों ने एक साथ आकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट किया। तो इसने भी कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के अंदर एक वननेस की फीलिंग को लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो आई होप आप ये भी समझ गए। अब देखिए, इसके अलावा भारत के अंदर एक पॉलिटिकल यूनिटी आनी स्टार्ट हुई। पॉलिटिकल यूनिटी कैसे आई? बिकॉज देखो, जैसा मैंने आपको बताया, इससे पहले इंडिया के अंदर अलग अलग डिफरेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ छोटे राज्य थे, कुछ बड़े राज्य थे। तो सब अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अपने तरीके से चलाते थे। बट जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा सा मतलब ये था कि वो पूरे इंडिया को एक सिंगल फैक्टर के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो एक सिंगल गवर्नर जनरल बनाते हैं, बाद में एक सिंगल वाइसराय बनाते हैं, फिर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेकर आते हैं। द पॉइंट इज, वो पूरे इंडिया को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं। अब जब सबके सब एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर आ गए और सबको एक कॉमन नेम दिया गया इंडिया, तो सबके अंदर फिर से एक कॉमन आइडेंटिटी आ गई, एक कॉमन वननेस की फीलिंग आई, एक नेशनहुड की फीलिंग आई, और उसके कारण भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है इमर्ज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था वो था मॉडर्न प्रेस का। मॉडर्न प्रेस, देखो प्रेस ने क्या किया, प्रेस ने, जैसे हमने पहले बात की थी, पहले जितनी भी बुक्स और न्यूज़पेपर्स आती थी वो सिर्फ लैंग्वेज या फिर हिंदी में आया करती थी, हिंदी या फिर इंग्लिश में आया करती थी। बट अब रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर भी ये सब चीजें आनी स्टार्ट हुई। और जब ये सब चीजें हुई तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाना स्टार्ट हुआ, लोगों को इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलनी स्टार्ट हुई, और लोगों ने उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करना स्टार्ट किया। तो वंस अगेन एक वननेस की फीलिंग जो है यहाँ पर भी डेवलप होती है। जब लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका मेन रीजन कौन है, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिया। राइट, सिमिलरली देयर वाज 1857 का रिवोल्ट,
अगर आप रिवोल्ट के बारे में बात करोगे तो देखो, रिवोल्ट एक ऐसी चीज थी जहां पर ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन जो था वो ऑल्दो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। ये रिवोल्ट जो थी बेसिकली मिलिट्री के द्वारा की गई थी, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो था वो हर एक के पास पहुंच चुका था, राइट। और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के कारण लोगों को एटलीस्ट ये पता चल गया था कि जो मिलिट्री के लोग हैं, इसका मतलब है ऐसे इंडियंस जो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ भी ब्रिटिशर्स सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो जो हम लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का, हमारे साथ तो वो डेफिनेटली अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। तो इसके कारण भी एक वननेस की फीलिंग आती है कि क्यों ना हम सब मिलकर ब्रिटिशर्स को हमारे नेशन से हटा दें, राइट। तो वंस अगेन एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, राइट। और फाइनली लास्ट फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये था कि भारत के बाहर भी बहुत सारी ऐसे कंट्रीज थी, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा था, रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था, चाइना के अंदर रेवोल्यूशन हो रहा था। इन सब ने एक्चुअली शो किया कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है। ब्रिटिशर्स को हराने के बाद अपनी खुद की एक डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार की जा सकती है। इन सब ने भी भारत को कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया। उसने बताया, दिखाया एक्चुअली लोगों को कि किस तरीके से भारत के अंदर नेशनलिज्म फिर से डेवलप हो सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को अगर आपको डेवलप करने का कंसेप्ट समझना था तो आपने एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर समझा और दूसरा आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के फैक्टर से समझा। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। मैंने कोशिश की है जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था उन सबको यहाँ पर डिस्कस करूं और उन्हीं चीजों को मैंने आपके आंसर के अंदर भी डेवलप किया, उसके आंसर के अंदर भी आपको मैंने देने की कोशिश की है। बट द पॉइंट बीइंग, आपको ये समझना है, आपको ये कोशिश करना है कि इसके अलावा अगर आपको कोई भी और फैक्टर्स मिलते हैं उसको भी आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कीजिए। आप किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर को उठा करके उसको एनालाइज कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि एज टू हाउ दिस पर्टिकुलर फैक्टर हैज लेड टू नेशनलिज्म, राइट। अगर आप देखो किसी भी एक फैक्टर को ले लो, किसी भी एक फैक्टर को कॉमन ले लो, जैसे कि लास्ट में इंडियन नेवी जो नेवल म्यूटिनी होती है, अगर आप नेवल म्यूटिनी को ले लो तो नेवल म्यूटिनी का बेसिक मीनिंग क्या था? नेवी के लोगों ने बेसिकली प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ने प्रोटेस्ट किया तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन पहुंची लोगों तक, पीपल के पास। तो पीपल ने भी यहाँ पर एक्चुअली आपको जानते होंगे, आपने पीपल ने भी इसका सपोर्ट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसका सपोर्ट किया था, मास ने भी इसका सपोर्ट किया था, ठीक है। द पॉइंट बीइंग, ये भी काइंड ऑफ एक नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आता है, एक वननेस की फीलिंग लेकर आता है कि अगर एक सोसाइटी के एक पर्टिकुलर पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी सब जितने भी पार्ट्स हैं वो लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को उठा करके उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होगा, थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से आखिर आपको करना है उस चीज को, ठीक है। फाइनली जब आप अपने आंसर को एंड करोगे उसमें आप बताओगे कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है वो कभी भी एंड नहीं होती, मतलब कभी खत्म नहीं होती, कभी कंप्लीट नहीं होती है, वो लगातार इवॉल्व करती रहती है। नेशनहुड की फीलिंग लगातार इवॉल्व करती रहती है। नेशन, जो नेशनलिज्म है वो एक्चुअली एक नेशन का जो वैल्यू है उसको स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। और इंडिया का जो नेशनलिज्म है उसने ऑब्वियसली इंडिया के एज अ नेशन को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। भारत एज अ कंट्री काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है। 1947 में हमारी नेशनलिज्म जो कुछ भी थी, आज 2022 के अंदर उसकी नेशनलिज्म का कंसेप्ट हमारा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लोग अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट फीचर्स को यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं। पॉइंट बीइंग, नेशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो, हमारे पॉलिटिकल थ्योरी की बात करो, या फिर आप हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, भारतीय डेमोक्रेसी की बात करो, भारतीय गवर्नमेंट सिस्टम की बात करो, इन सब चीजों में एक कॉमन फैक्टर जो है दैट इज भारत का नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म का फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसने एक्चुअली इंडिया को एक सिंगल थ्रेड की तरह बांध के रखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया, आपको ये चीज समझ आ गई कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते थे। आई होप आपका हर चीज क्लियर है। That's all from this particular video. See you in the next one.